राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपने करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है ना। क्या क्या शक्तियाँ देखो इसमें आती है, एक तो सामान्य शक्तियाँ आती है और एक होती है आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ जनरल पावर्स आ जाते हैं, आपातकालीन यानी इमरजेंसी पावर्स। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि सामान्य शक्तियाँ में कौन सी है, आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, जब मैंने कि ये वाला पेज करवाया था राष्ट्रपति को क्रमांक के अनुसार रखा था, यानी कि क्रमांक व्यक्ति क्रमांक के अनुसार देखें तो 15वें हो जाते हैं और क्रमांक के अनुसार ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक 16 हो जाते हैं। इसमें देखो लिखते टाइम मैंने 12 बीच में से इस तरह घुसो रखा है कि यहाँ पर 12वें नंबर पे APJ अब्दुल कलाम जो कि लिखना रखी, बाकी तो सारे सीक्वेंस वाइज सही है। और वैसे मैंने इसका फेसबुक का भी डाल दिया है टेलीग्राम पे, आप देख लेना। इस 12 नंबर पे आप लिख लेना 2002 से 2007 तक जो रहते हैं APJ अब्दुल कलाम। बस इसमें इतना ही है कि इसमें लिखना है आपको APJ अब्दुल कलाम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो सामान्य शक्तियाँ इसमें आती है, कार्यपालिका शक्ति आ जाती है, शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ आती है, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ आती हैं, कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ ये भी आ जाती है। और जो आपातकालीन शक्तियाँ ये देखो भाग 18 में, और आर्टिकल की बात करें तो 352 से लेकर के 360 तक। तो देखो 352 में राष्ट्रीय आपात, और फिर 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन, और 360 में वो वित्तीय आपात। और यहाँ से एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से ही पूछ लिया गया। तो आप ऐसे लो, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात लग रहा है, सबसे पहले 52 आ रहा है, तो 352 में ऐसे लो। 300 आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राष्ट्रपति शासन, 56 शासन ऐसे लो, 360 में वित्तीय आपात, ये ऐसे रह जाएगा याद। तो 352 की अगर देखते हैं जो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में क्या है, देखो 352 में जब कभी मतलब राष्ट्र पर कोई संकट आता है, मान लो संकट आ जाए या युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए, विद्रोह हो जाए, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जब सब चीज आती है होती है ना, तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, आपातकाल की। तो देख लो भी क्या क्या चीजें हैं इसमें, कि युद्ध, अगर बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाती है ना, तब राष्ट्रपति साहब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 इसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है भाई, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ये जो मंत्रिमंडल वाला शब्द था ना, कैबिनेट शब्द, मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक ही है, वो जोड़ा गया था। वैसे मैंने आगे लिख रखा है ये वाली चीज। और आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति का शासन। अब राष्ट्रपति का शासन आर्टिकल 356 में, यानी कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, देखो जब संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, मान लो यानी कि फेल हो जाता है, जब राज्यों में चुनाव होता है तो मतलब यानी किसी को बहुमत ना मिलना, तो बस यही है, उस समय या बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि जो उनका संवैधानिक तंत्र है वो अगर विफल हो जाता है, तब क्या है, देश का जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की भी घोषणा कर सकती है, ठीक है। यानी कि वहां पर कोई भी सरकार, उसको बहुमत नहीं मिला है या फिर वहां कोई सरकार नहीं बन पा रही है, तो इसलिए 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब है वो ये अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। अब वित्तीय आपात क्या है भाई, ये आर्टिकल 360 में, ये क्या है वित्तीय आपात। मान लो राष्ट्रपति साहब है, उनको अगर पता चल जाए, इस चीज का समाधान हो जाए कि भारत या फिर उसके किसी भी भाग में अगर वित्तीय संकट है वो उत्पन्न हो गया, तो वहां पर मंत्रिमंडल है ना, उसकी लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर संपूर्ण भारत या किसी भी भाग में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करी जा सकती है भाई। और जो ये घोषणा की जाती है वित्तीय आपात की, ये मतलब संसद में, यानी कि 2 माह में वित्तीय अनुमोदन करना भी जरूरी है। और एक चीज चलते हैं अपने कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है वो क्या है, देखो नियुक्ति संबंधी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति साहब को, कार्यपालिका शक्तियों में देखो नियुक्ति से संबंधित जो भी शक्तियां राष्ट्रपति साहब को, देखो वो क्या करते हैं, PM प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ये इनकी शक्ति है कि उनकी नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 375 के तहत। तो पैसे प्रधानमंत्री, पैसे ही 75 से बोलते हैं ना, 75 पैसे ही बोलते हैं, थोड़ा ऐसे याद रह जाएगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति भी यही करते हैं राष्ट्रपति साहब, तो ये इनकी शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं
124 आर्टिकल 124 2 के अंतर्गत, और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं 239 अनुच्छेद, और दिल्ली व पुदुचेरी के पीएम की भी नियुक्ति देख लो ये करते हैं, ये शक्तियां हैं। महान्यायवादी की भी नियुक्ति किन की कर रहे हैं, पीएम और मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल उनकी भी नियुक्ति, दिल्ली और पुदुचेरी के प्रधानमंत्री की, और महान्यायवादी की नियुक्ति जो कि अनुच्छेद 76(1), और ये भी याद रख लेना। और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की भी नियुक्ति, ये अनुच्छेद 148। कई बार इनमें से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एक ऑप्शन ऐसा डाल दिया जाता है जिनमें ये नियुक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कथन में कि कौन सा गलत है। और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य उनकी भी नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना किन किन की नियुक्ति करते हैं, ये इनकी शक्तियां ही है। फिर आगे देखो और किन की करते हैं, देखो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 324 के तहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला, देखो मानव भी ले लिया, महिला भी ले ली, मंत्री भी ले लिए, पीएम, राज्यपाल भी ले लिया, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीश भी ले लिए, और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी। राष्ट्रपति साहब सबसे ऊपर है तो ले लो कौन कौन से लिए, दिल्ली, पुदुचेरी, इनके पीएम की, और भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इन सब की, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति। और देखो अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 का, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देख लो, मानवाधिकार, महिला, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्षों की भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और अब जिनकी भी ये नियुक्ति करते हैं ना राष्ट्रपति साहब, जिनकी भी नियुक्ति करते हैं जो शक्ति है, वो खुद ऐसे नहीं करेंगे, सलाह किनकी लेनी पड़ेगी, सलाह है तो जरूर लेंगे। तो देखो सभी जो नियुक्तियां करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह इनकी लेंगे, करेंगे देखो खुद, और सलाह इनकी लेनी पड़ेगी इनको मंत्री परिषद की, ठीक है। अकेले से नहीं भी हाँ सीधा कर सलाह लेंगे इनसे परमिशन। तो देखो परमिशन नहीं, वैसे मान लो भी सलाह लेते हाँ ऐसे करें क्या, ऐसे ना करें, है ना चीज। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 223 के अंतर्गत सेकंड ग्रेड में। देखो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को, राष्ट्रपति कोई भी क्षेत्र है उसको अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, भाई राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र उसको अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, देखो एक तो अनुच्छेद 78 वाला पूछा जाता है काफी बार, से सीधा सीधा क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जाता है तो पूछा जाता है। तो आर्टिकल 78 और 77 दो याद कर लेना। देखो 78 में तो है कि आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से प्रशासन के संदर्भ में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो भाई देखो जो 78 है ना, अनुच्छेद 78, इसमें राष्ट्रपति साहब जी है ना, ये पीएम से जितना वो प्रशासन है ना उसके संदर्भ में सूचना प्राप्त करेंगे, प्रधानमंत्री साहब से सूचना प्राप्त करेंगे, क्या ये सूचना है, क्या ये सूचना प्राप्त करते हैं पीएम से। पीएम से कौन से आर्टिकल के तहत सूचना प्राप्त करते हैं राष्ट्रपति साहब, 78 के, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और पूछा गया है शायद ये 2020 में। और अनुच्छेद 77 में क्या है, 77 के अनुसार देखें तो आर्टिकल 77 के अनुसार संघ सरकार का समस्त प्रशासन कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। देखो संघ सरकार का जितना भी प्रशासन का जो कार्य होता है ना वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, नाम से तो इनके होगा, परंतु औपचारिक दृष्टि से भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं ना वो राष्ट्रपति के निर्णय ही होते हैं। और राष्ट्रपति को भारत सरकार कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्यों को आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार था। वैसे तो ये नाम मात्र के ही होते हैं, तो इनके जो संघ सरकार का जो समस्त प्रशासन कार्य है तो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखो विधायी शक्तियों में देखते ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना। अनुच्छेद 79 के अनुसार देखें तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, ये जो विधायी शक्तियों में आर्टिकल 79 वैसे भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। और अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में, देखो आर्टिकल जो 331 है ना इनके अनुसार देखो पहले तो मनोनीत क्या क्या किए जाते थे क्या, और बाद में जो चेंज हुआ उसको ध्यान रखना कि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को पहले मनोनीत करता था, है ना, परंतु देखो 104 में संविधान संशोधन 2020 द्वारा यह प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में देखो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, परंतु ये जो संविधान संशोधन 104वां है 2020 द्वारा ये प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया।
आगे देखो, अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है भाई, और श्रवण भी कर सकता है और लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। यह इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति संसद का आहूत कर सकता है, बुला सकता है, श्रावसान भी कर सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। अभी राष्ट्रपति साहब की बात कर रहे हैं तो संसद का। और अनुच्छेद 80(1) के अनुसार देखें तो राष्ट्रपति राज्यसभा में, देखो 80(1) की बात हो रही है, इसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में एक तो साहित्य हो गया, एक विज्ञान और कला समाज क्षेत्र, ये इनके क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है भाई। 80(1) 12 सदस्य वो कौन से है? 12 सदस्य वो है जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में एक तो साहित्य वाले, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन क्षेत्र से होंगे। 12 सदस्य उनको मनोनीत करता है। आर्टिकल 80(1) के तहत देख लेना। ये आगे देखो और क्या है, आर्टिकल 86 में क्या है, 86 में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो आप रखो 86 और एक ध्यान रखो 87। देखो 86 में तो है सीधा अभिभाषण और 87 में है विशेष अभिभाषण। इन आर्टिकल से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है, फिर आपको 86, 87, 88 ऐसे दे करके पूछ लिया जाता है। तो विशेष अभिभाषण है, विशेष से आ रहा है ना पीछे, विशेष से 7 पीछे आ रहा है, 87 7 पीछे आ रहा है। तो आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और आर्टिकल 86 में है सदन या सदनों में अभिभाषण का, उनको संदेश भेजने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो भाई ये ध्यान रखना कि सीधे अभिभाषण की बात करते हैं तो 86 में है, जो उनका संदेश भेजने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति साहब को है। और 87 में विशेष अभिभाषण का अधिकार, ये ध्यान रखना भाई। कि अगर बात करें जब नई कोई लोकसभा का गठन होता है ना, जब नई लोकसभा का गठन हो तो वर्ष का जो पहला स्तर हो ना, तो वो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अभिभाषण कर सकता है, अभिभाषण करता है, और इसे ही विशेष अभिभाषण करते हैं। यानी कि संयुक्त रूप से अभिभाषण करना ही विशेष अभिभाषण है। कि जब नई लोकसभा का गठन होगा, मान लो वर्ष का जब पहला स्तर हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्या करेंगे, अभिभाषण करेंगे, तो वो ही विशेष अभिभाषण है। फिर आगे देखो 108 में क्या है, 108 में संयुक्त अधिवेशन, कि जब लोकसभा और राज्यसभा में साधारण विधेयक से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, किन में, चाहे लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में साधारण विधेयक से अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति है ना आर्टिकल 108 में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है भाई। और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, और 111 आर्टिकल, इसको भी देखेंगे अपने। इससे पहले थोड़ा सा 123 वाला देख लेते हैं, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो देखो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। देखो, जब संसद के सत्र न चल रहे हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कानून बना सकते हैं भी, जब संसद ना चल रही हो। ठीक है ना। और बात करें अध्यादेश संसद के अगले स्तर के प्रारंभ होने के, अध्यादेश संसद के अगले स्तर से प्रारंभ होने के 6 माह में अनुमोदित हो जाना चाहिए भी। 6 महीने के, ये पूछा जाता है कई बार, 6 माह के अंदर अनुमोदित हो जाना, नहीं तो वो मतलब समाप्त हो जाता है, सह समाप्त ही हो जाता है। तो आप ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप यहाँ से ध्यान रखना। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अध्यादेश अधिकतम देखें तो कितना हो सकता है, अधिकतम या तो 6 महीने या फिर 6 सप्ताह तक हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। अध्यादेश अधिकतम कितना टाइम होता है, अधिकतम देखें तो या तो 6 महीने या फिर 6 सप्ताह है। और नोट, राष्ट्रपति से कभी भी वापस ले सकता है भाई, क्योंकि जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश है उस पर न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, परंतु राष्ट्रपति अध्यादेश जारी पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। जो अध्यादेश है ना राष्ट्रपति द्वारा जारी, इस पर तो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर जो संयुक्त अधिवेशन मतलब है ना, वो नहीं बुला सकता भाई। अध्यादेश जारी करके संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है ना, उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अध्यादेश है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है भाई। अब देखते हैं आर्टिकल 111 विधेयकों पर अनुमति। देखो अनुच्छेद 111, इसमें विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की बात करें तो इनमें 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है भाई। यानी कि विधेयकों पर अनुमति की बात करें आर्टिकल 111 के तहत, तो इसके अनुसार जो संसद है, संसद के जो दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक, ठीक है ना, पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष
अनुमति के लिए रखा जाता है भाई, ठीक है। वैसे मैंने ये करवाया था, जब राज्यपाल करवाया था तब राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बताया था, ये सारा कुछ ही मैंने कहा राष्ट्रपति पहले पढ़ते हैं तो राज्यपाल अच्छे से समझ में आता है, तो भी मैंने वहां पर बताया था कि इसके अनुसार देखें तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक है जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उस पर अपनी अनुमति दे भी सकता है या अनुमति नहीं दे सकता, उसे यानी कि पुनर्विचार के लिए भी वापिस कर सकता है। अनुमति दे भी सका है, कोई भी दे सका है, और पुनर्विचार के लिए वापिस भी कर सका है। तीन चीजों को ध्यान रख लियो भाई। अब जो ये वीटो शक्ति है, तीन प्रकार की शक्ति है देखो। एक तो है आंत्यातिक वीटो, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, और जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग ऐसे बोल देते हो मिनट मिनट में मैम, कोई तो सुबह ही लग जाते हैं, जैसे अभी यशोदा का नाम लूंगी तो बोलेंगे मैम नाम ले रहे हैं, कि सुबह उठते ही मैम क्लास भेजो क्लास भेजो, बहुत कुछ सोचना पड़ता है तब जाके क्लास बनती है, और जल्दी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी हो जाती है लिखने में। जैसे कि मैंने देखो राष्ट्रपति करवाए थे सारे सीक्वेंस वाइज, तब 12वें में जल्दी जल्दी में लिखे, तब 12वें में वहां पर मैंने एपीजे अब्दुल कलाम भी छोड़ दिया बीच में, और यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में देखो ये चीजें ऐसी होती है कि बहुत ध्यान से लिखने वाली होती है, 3-3 4-4 बुक से मैटर तैयार करके लाती हूँ आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर ही देख लो, ये निलंबनकारी वाला इधर लिख दिया मैंने पहले, फिर मैंने सोचा अब इतने क्या ही, और फिर मैंने यहाँ पर ये कर करके आप लोगों के लिए टाइम बचा करके, ताकि आप लोगों तक क्लास आ जाए। और एक ही नहीं, एक क्लास भेज देती हूँ तो फिर आगे यशोदा के तो ज़्यादातर ऐसे आते हैं मैसेज कि मैम और भेजो, फिर दूसरी भेज देते तो भी और इतनी इतनी क्लासें नहीं होती है, कोई भी देख लेना एक क्लास भेजते हैं, एक ही क्लास हो पाती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए दिन में 2-2 क्लास लेकर के आती हूँ, ताकि टाइम कम रहे आप लोगों का हो जाए। और आप लोग कई बार गड़बड़ी में कुछ हो जाता है ना, तो पीछे नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो भी, ये यहाँ पर ऐसे लिखा गया या फिर कुछ बीच में छूट गया, तो फिर वो चीज़ क्या है मैं पिन करके नीचे डाल देती हूँ, थोड़ा देख लिया करो, कई बार थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, तो उसको बाद में मैं टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ वो ना होए कि एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और वो तो आप सोचो कि मैं आपके एक एक कमेंट देखती हूँ और उसके रिप्लाई भी देती हूँ, जस्ट ही इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सोचती हूँ कि उसी का ही टेलीग्राम पे डालती हूँ कि ये यहाँ पर ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसी होगी। आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में देखना, आपने कमेंट किया, कभी ध्यान किया आपके कमेंट का, चाहे आप लोगों ने गलती पढ़ लिया हो, उन्होंने अगर गलत करवा दिया ना तो गलत करवा दिया समझ लो। एक मैंने देखा था जो कि राजनीतिक दल में था, कोई क्वेश्चन एक पता नहीं किसी ने यहाँ पर किया था, उन्होंने गलत पढ़ रखा था, वो मैं बता ही देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था, आप लोग ताकि गलत ना करो। जिन्होंने पढ़ा है वो कोई कोचिंग सेंटर में था, सेंटर ही क्या कोचिंग किसी ने करवा रखा था ऑनलाइन, जो कि यूट्यूब पे ही, तो यहाँ पर 47 लिख रखा था उन्होंने। तो मैंने जैसे ये पता है आप सभी को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में 6 राष्ट्रीय दल है, 57 ही राज्य स्तरीय दल है, और ये आप लोग चाहे कहीं से भी देख लो, कईयों के एक जने ने एक बुक में भी है और शायद सर की क्लास में भी है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी, अगर बड़े सर कोचिंग मतलब बड़ी है तो वहां पर गड़बड़ी नहीं हो जाती है, वो आप लोगों के कमेंट का भी ध्यान नहीं करते हैं, हम तो आपका देखते भी है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लिया करो, हो सकता है वहां पर गलत और गलती है। और अभी वर्तमान में यही है, 57 राज्य स्तरीय दल है, कहीं से भी आप देख सकते हो, इसलिए बोलते हैं कमेंट कर दिया करो, जहाँ कहीं होता है ना आपको लगता है किया करो, जिससे आप लोगों ने मान लो कमेंट किया, आपको लग रहा है ये कोई डाउट है, उस पर अगर अपने चर्चा करते हैं टेलीग्राम पे तो वो क्वेश्चन भूलते भी नहीं है। वो अगर जिस क्वेश्चन पे चर्चा हो गई ना तो वो हमें लाइफ भर याद रहता है, भी हाँ हमने इससे पढ़ा था, हमने इससे पढ़ाया, हमने इससे पढ़ा था, तो वो क्वेश्चन भी आता है तो वो सही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा डाउट लगता है तो बता दिया करो, सही होता है तो मैं आपको तुरंत क्वेश्चन में दे देती हूँ कि बिल्कुल सही है। और एक अजमेर वाला स्थानांतरण वाला कहीं पर एक किसी ने बुक में पढ़ रखा है मैम हमने तो इसे पढ़ा है, तो भाई वो आपका गलत है। जिन्होंने भी कमेंट किया था, आप लोग ऑथेंटिक बुक देख लो, कहीं पर भी कुछ देख लो, या आरबीएससी एनसीईआरटी में सभी में वही लिखा हुआ है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वही माना था, और मैं आप लोगों को उसका भी दे दूंगी। सबसे पहले तो विट्टो की ही बात कर लो। देखो विट्टो जो शब्द है ना वो लेटिन शब्द है और जिसका अर्थ है रोकना, इसको भी ध्यान रखना भाई। छोटी से छोटी चीज बता रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर देखें भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता देखे तो वीटो शक्ति मतलब प्रदान नहीं की गई भाई, परंतु किंतु जो संवैधानिक परंपरा है उसके रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की ये वीटो शक्तियां प्रदान है प्राप्त है अभी, जो है आंत्यातिक वीटो, पूर्ण वीटो जिसको ऐसे भी बोल देते हैं, निलंबनकारी वीटो, और जेबी वीटो जिसको ये भी बोल देते हैं पॉकेट वीटो।
तो अब आंत्यातिक वीटो क्या है? जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है, इस पे अनुमति नहीं देता है, और तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भाई इस पर तो अनुमति नहीं देता है आंत्यातिक वीटो, और जो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और नोट, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था ना आंत्यातिक वीटो का, वो सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेम्सु विनियोग पर किया गया था, विधेयक पर। और पहले सबसे पहले देखो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो इससे आप लोग सबसे पहले आंत्यातिक वीटो इन्हीं पर ही किया गया। ऐसे स्टार्टिंग में एनआर पहले नंबर पर आता है, तो ऐसे आंत्यातिक वीटो इन्हीं पर किया गया, ऐसे याद रह जाएगा। आगे देखो निलंबनकारी वीटो। तो जब किसी विधेयक को, यानी कि यहाँ पर धन विधेयक को छोड़ के ध्यान रखना, धन विधेयक होता है उसको छोड़ करके, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। देखो पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं किया जाता, धन विधेयक को छोड़ा जाता, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता, ठीक है ना। और जब मैंने ये करवाया था आपको, राज्यपाल इनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, धन विधेयक क्या है, इसको कैसे, सब कुछ समझाया था बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में। तो यहाँ पर जो निलंबनकारी वीटो है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, भाई धन विधेयक को छोड़ करके। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, तो ये प्रयोग किया गया निलंबनकारी वीटो का किस पर? सबसे पहले तो 1991 में के वेक्टरमन, और फिर 1997 में KR नारायण, और 2006 में APJ अब्दुल कलाम पर प्रयोग किया गया, ठीक है ना, इस निलंबनकारी वीटो का। अब JB वीटो या पॉकेट वीटो, क्या नाम से पता चल रहा है, पॉकेट वीटो, ये से लो अपने पॉकेट में ही रख लेता है। जब राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अनुमति दे, अनुमति भी नहीं देता, और न इस संसद को पुनर्विचार, दोनों ही काम नहीं कर रहा बंदा, न तो अनुमति दे रहा है, न पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है, अपने पास ही रख लिया, पॉकेट में रख लिया, ऐसे लो JB वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं, अपने पॉकेट में ही रख लेता है। न तो अनुमति के लिए वापस करता है, न पुनर्विचार के लिए, वो होता है JB वीटो या पॉकेट वीटो। तो इसका जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले, ये आपने पढ़ा होगा। ये देखो, जो ज्ञानी जेल सिंह के बारे में सुना है आप लोगों ने, तो एकमात्र प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर, तो इन पर किया गया था विज्ञानी जेल सिंह। और इस समय भारत के PM कौन थे? राजीव गांधी थे, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। देखो कार्यपालिका शक्ति हो गई अपनी, फिर राष्ट्रपति विधायी शक्तियां हो गई, एक न्यायिक शक्ति रह गई थी, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72, क्षमादान की शक्तियां। भाई इसमें देखो ये जो शब्द दे रखे हैं, क्षमा, प्रतिवलंबन, परिहार, लघुकरण, विराम। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक शक्तियां में जो अनुच्छेद 72 है, इसके तहत राष्ट्रपति को, देखो भाई राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। देखो राष्ट्रपति साहब है ना, कोई भी अपराधी है, उस अपराधी के लिए, मतलब कोई अपराध किया है, किसी ने, अपराधी ने अपराध किया है, तो राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, अथवा जो परिवलंबन होता है, या जो परिहार होता है, विराम होता है, लघुकरण होता है, ये मतलब सब कुछ इनका प्रयोग कर सकता है, मतलब ये कर सकता है, क्षमा, परिवलंबन, परिहार, लघुकरण। तो इनको भी समझ लो कि ये है क्या चीज। तो देखो थोड़ा थोड़ा इनको देख लो। क्षमा क्या है? दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्ति, ये तो पता होगा। और परिवलंबन क्या है? मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना कुछ समय के लिए, ठीक है। और परिहार है दंड की प्रकृति है ना, उसमें परिवर्तन किए बिना ही, यहाँ पर परिहार में देखो परिवर्तन किए बिना ही दंड की मात्रा को कम कर देना, परिवर्तन चेंज किया ही नहीं, बिना चेंज किए ही दंड की मात्रा कम करना। और लघुकरण क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन करके दंड की मात्रा कम करना, यानी कि दंड की जो कठोरता उसको कम करना, इसमें चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, इसकी लघुकरण वाले में दंड की प्रकृति को परिवर्तन करके दंड की मात्रा को कम करेंगे। और परिहार में परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधा ही। और विराम में किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना। और राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान है वो देखो, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, और जब दंड संज्ञेय विषय होता है उससे संबंधित कोई विधि के विरुद्ध मतलब अपराध किया गया हो। और फिर एक जैसे मृत्यु दंड का तो सभी को पता है, जब मृत्यु दंड का हो, ये सारे ही इसके अंतर्गत आते हैं। क्षमा से तात्पर्य सभी को पता है, यानी कि जो दंड दिया है उसको पूर्ण मुक्ति से ही है, पूर्णतः मुक्ति करना है। यहाँ पर कुछ चीजें और देख लो कि नोट, राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद, देखो राष्ट्रपति जो इनका प्रयोग करते हैं ना, क्षमादान शक्ति का इनका जो प्रयोग करेंगे, वो सलाह भी इन्हीं के लेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह से लेंगे। देखो जब ये नियुक्ति करते हैं, उन सभी की मैंने बताया था नियुक्ति करते हैं, तब भी तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं तब भी देखो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। आगे देखो नोट, राष्ट्रपति सभी प्रकार के जो मृत्यु दंड आदेश को
क्षमा कर सकता है और राष्ट्रपति सेना न्यायालय यानी जो कोर्ट मार्शल है उसके द्वारा दी गई सजा को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति साहब कोर्ट मार्शल को कर सकते हैं, राज्यपाल का ये नहीं है। आगे देखो नोट, राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, अभी कोई जरूरी नहीं है मानने। सॉरी इस वाले में था 143 में, कराया नहीं मैंने, पहले नीचे आ गया देखो अनुच्छेद 143 इसमें इसके अंतर्गत क्या है, इसमें अनुच्छेद 143 में है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार, विधि या तथ्य के प्रश्न पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इतनी बड़ी लंबी लाइन से सीधा ही देखो कि राष्ट्रपति है, इनसे परामर्श का अधिकार दिया। राष्ट्रपति को किसका अधिकार दिया गया, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति साहब को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। यानी कि एक चीज ये ध्यान रखना कि नोट, राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है वो मतलब मानने बाध्य नहीं है अभी परामर्श मानने के लिए। अब न्यायिक शक्तियों में 2-3 ये थोड़े से आर्टिकल इनको भी देख लो कि अनुच्छेद 109 में क्या है। ये देखो भाई अनुच्छेद 109 में कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक है ना, जो धन विधेयक उसको लोकसभा में पेश करने से पहले, जब धन विधेयक को अपने लोकसभा में पेश करेंगे उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 109 में ये कहा गया है कि जब धन विधेयक को कहाँ पेश करते हैं, जब धन विधेयक को लोकसभा में पेश करते हैं तो पेश करने से पहले किसकी परमिशन, किसकी अनुमति, राष्ट्रपति साहब की जरूरी है। ये 109 का ध्यान रखना। और अनुच्छेद 112 में क्या है कि 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो वित्त मंत्री है उससे सरकार के लिए आय और व्यय का भी विवरण रखवाता है 112 में। और 280 में क्या है कि 280 के तहत राष्ट्रपति को एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। किसका, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। और 267 में क्या है, 267 के अनुसार केंद्रीय आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो केंद्रीय जो आकस्मिक निधि इस पर नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति साहब का होता है 267 के तहत। अब थोड़ी सी सैनिक शक्ति है, सैनिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भाई। आर्टिकल 53(2) में अपने आपातकालिक पढ़ लेते हैं। ये लो दोस्तों, अब फिर अपना राष्ट्रपति टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो राष्ट्रपति की जो आपातकालिक शक्ति है भाग की बात करें तो भाग 18 और जिसमें आर्टिकल की बात करें 352 से 360। तो देखो ये वैसे मैंने पहले जब कराया था पहले पेज में मोटा मोटा बता दिया था, वही चीज यहाँ पर है जब मैंने बताया था। देखो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 में, और अनुच्छेद 352 में जो मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख हुआ है ना, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है वो देखो कब से जोड़ा गया ये मंत्रिमंडल वाला, यानी इसको कैबिनेट शब्द भी बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं इसको। तो मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है ये देखो ये 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन है 1978 द्वारा मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय आपातकाल के आर्टिकल से देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से, अनुच्छेद 352 में। इसमें देखो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाती है, उस पर राष्ट्रपति है ना वो राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है भाई, राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा। यहाँ पर राष्ट्रीय है, अगर मैंने पहले कहीं बोल दिया तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, जल्दी में इसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा इन दोनों में अंतर बाद में देख लेंगे। ये देखो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, देखो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब देखो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है यानी कि बहुमत प्राप्त नहीं होता है, फेल हो जाता है संवैधानिक तंत्र, उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन इसकी उद्घोषणा कर सकता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लो। संसद द्वारा अनुमोदन है जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसमें 1 माह में होता है, और इसमें जो राष्ट्रपति राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत है भैया, इसमें होता है वो संसद द्वारा अनुमोदन 2 माह में और इसमें 1 माह में। और इसमें जो संसदीय बहुमत होता है राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष होता है और इसमें साधारण होता है। अगर अवधि की बात करें, इधर अवधि की बात करें तो अवधि है ना संसद के द्वारा बार अनुमोदन पर, यानी कि 6 माह, यानी कि पुणे 6 माह अनुमोदन से भाई मतलब जो काल होता है इनका। और इधर की काल करें 1 बार अनुमोदन से 6 माह तक तथा अधिकतम 3 वर्ष तक होता है। और अगर मूल अधिकारों की बात करें भाई, इधर जो मूल अधिकार रहता है प्रभाव पड़ता है कौन से, यानी कि यहाँ पर जो 20 और जो 21 है ना वो निलंबित नहीं होते हैं भाई, 19 है वो स्वतः निलंबित अनुच्छेद है, ये ध्यान रखना। और इधर इन जो मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखो वित्तीय आपातकाल साधारण बहुमत से होता है भाई, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है, ये पूछा गया यहाँ से आर्टिकल से सीधा पूछ लिया गया है।
तो यहाँ देखो, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके कोई भी किसी भी भाग में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, अगर राष्ट्रपति को पता चल जाता है, समाधान हो जाता है कि भाई या कोई भारत या कोई किसी भी भाग में अगर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, तो वह मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, जो मंत्रिमंडल है उसकी लिखित सलाह पर होगा, संपूर्ण भारत का उसके किसी भी भाग में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है भाई। और ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली, कि वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त जो सारे कर्मचारी उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, और जो कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। अपना आज हो जाता है ये वाला ही टॉपिक कंप्लीट।